हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम जो हमारा यूनिट 1 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो हम कवर करेंगे। वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो क्लास 12th में टर्म 2 का सिलेबस है उसमें सिर्फ हमारी 2 यूनिट आ रही है और फिर एक तो हमारी नेशनल इनकम आ रही है और यूनिट 3 आ रही है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्टली हम जो बात करेंगे वो नेशनल इनकम पर करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉकिंग फ्लो और भी उसमें जो न्यूमेरिकल्स है इससे रिलेटेड वो सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। उसी बाद हम यूनिट 3 पर जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल इनकम। सो हियर इट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। वो आपको पता है कि जो भी हम प्रोडक्शन के बाद में अर्निंग करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, उस काम के बदले में जो भी हम अर्न करते हैं वो हमारी इनकम होती है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में आपने देखा है कि बजट होता है। इंडिविजुअल बजट क्या है कि जो भी पर्सन कुछ प्रोडक्शन करता है उसके बदले जो भी वो रेम्यूनरेशन पाता है उसको इनकम कहा जाता है। उसी तरीके से जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम की, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम, और दूसरा फैमिली इनकम भी होती है हमारी। मतलब फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, अगर वो अर्निंग कर रहे हैं, उन सारी अर्निंग्स को अगर हम टोटल करते हैं तो वो फैमिली इनकम हो जाती है। उसी तरीके से जो नेशन है हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और वो प्रोडक्शन करने वाला कौन होता है, कोई पर्सन ही होगा। तो अगर हम जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन की इनकम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी नेशन की इनकम बन जाती है, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन हम करते हैं 4 फैक्टर्स की हेल्प से। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी प्रोडक्शन को कर पाते हैं। वो 4 फैक्टर कौन से हैं, या क्लास 9th में भी पढ़ते हो, 10th में, 11th में और 12th में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। पहला होता है लैंड, लेबर, तीसरा आपका कैपिटल, और फोर्थ होता है एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में जो लैंड को रेम्यूनरेशन मिलता है, हिंदी में कहते हैं ना उसको मेहनताना, तो उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। जो उसको मिलता है लैंड को वो होता है रेंट, और जो लेबर को मिलता है वो वेज होता है, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को उसका नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। और जैसे ही वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा तो वो ओवरऑल प्रॉफिट होता है, जो फर्दर अपनी वो प्रोडक्शन के लिए, फर्दर अपने बिजनेस को, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो बेनिफिट होता है उसको वो यूज करता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर अपने बिजनेस को स्प्रेड ऑन करने के लिए। ठीक, ये समझना जरूरी है कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर मॉडल काम करते हैं। कौन से? एक होता है हमारा 2 सेक्टर मॉडल, एक 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल से मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है 3 टाइप ऑफ, ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप्स के आपके मॉडल्स होते हैं। 2 सेक्टर मॉडल में हम बात करते हैं फर्म और हाउस होल्ड की। फर्म का मतलब हो गया कि इंडस्ट्री का कोई भी एक पार्ट है जो कहीं पर स्टार्ट होता है तो वो फर्म हो जाता है। ठीक है, फर्म और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब जैसे हम लोग हैं जो घर पर रहने वाले लोग हैं जिनका कंजप्शन होता है, हाउस होल्ड का मतलब उससे है। सेकेंड 3 सेक्टर मॉडल, जिसमें हम फर्म और हाउस होल्ड को तो लेते ही हैं, साथ में हम यहाँ पर गवर्नमेंट को भी ऐड करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेस हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ भी। फोर्थ में क्या करते हैं हम, हमारा फर्म होगा, हाउस होल्ड होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा और हमारी इकोनॉमी ओपन हो जाती है, यानी हम यहाँ पर फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाला 2 सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करेंगे, जहां पर हम फर्म और हाउस होल्ड की बात करेंगे। हमारे पास में 3 और 4 सेक्टर का अभी सिलेबस में नहीं है मॉडल, तो इसकी हम बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बाकी हमें पता होना चाहिए कि कितने सेक्टर्स ऑफ मॉडल होते हैं। ये आपको पता लगे कि 3 सेक्टर ऑफ मॉडल होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वो फ्लो जो सर्कुलेशन को चलता हो। सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से स्टार्ट होना दूसरी जगह पर खत्म हो जाना। हमारा सर्कल जो होता है वो क्या बताता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापस उसी पॉइंट पर आना है। तो सर्कल से ही वो
सर्कुलेशन वर्ड बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है डेफिनेशन है इसकी, इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम। कुछ यहाँ पर जो कीवर्ड्स है उसको माइंड में रखना है आपको, क्या, एक तो जनरेशन ऑफ इनकम, इट्स जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। दूसरा यहाँ पर मार्क करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा करना है यहाँ पर आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कुलेशन का जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसको हम 3 फेजेस में पढ़ सकते हैं, तो हमको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो हमारे कितने फेज होते हैं, 3 फेज। फर्स्ट वाला क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, यहीं से हम पिक कर लेंगे, जनरेशन फेज। जनरेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, प्रोडक्शन करने के बाद में, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन करने के बाद में जो भी इनकम जनरेट होती है, इसलिए इसको जनरेशन फेज कहा गया है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं वही आपकी इनकम बनती है। जैसे इनकम ऐसा नहीं है कि कोई भी इकोनॉमी अगर चाहे कहीं पर भी अगर कमी है पैसों की, तो वो वहां पर प्रिंट कर दे मनी को, तो वहां पर जो भी क्या बोलते हैं गरीबी है वहां की दूर हो जाएगी। ऐसा तो हर कंट्री कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। हम अपनी इनकम को क्या बोलते हैं उस हिसाब से जनरेट करते हैं जिस हिसाब से किसी भी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रोडक्शन इज द इनकम, कि जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं वही अल्टीमेट आपकी इनकम बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका क्या है, जनरेशन प्रोसेस, जो आपकी कैसे आती है, आपकी आती है ये प्रोडक्शन से। और प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन होता है इन 4 फैक्टर्स की हेल्प से। 4 फैक्टर कौन से, जो हमारा लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। जो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं, इनकी हेल्प से किया जाना है प्रोडक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा फेज हमारा कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है कि अब जो आपके पास है 4 फैक्टर्स काम करने के लिए आए हैं, यानी एक प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्शन के लिए जिन 4 फैक्टर्स को यूज किया है, अब वो क्या करेगा, इन 4 फैक्टर को उनका रेम्यूनरेशन देगा, उनकी इनकम आप कह सकते हो देगा। तो वो उनकी इनकम क्या होगी, लैंड को जो इनकम दी जाएगी वो क्या होगा, रेंट होगा, लेबर को दिया जाएगा वेज, कैपिटल को दिया जाएगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा उसका नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मेंशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट मैंने लिख दिया है क्योंकि वो जो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर कहीं किसी कंपनी में काम करता है तो वो अपनी इनकम को लेगा, लेकिन अगर कोई वो अपना ही बिजनेस कर रहा है तो वो कम से कम अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालेगा, उसके बाद में जो उसका बेनिफिट उसके अलावा जो होगा उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी आपके ये जो फैक्टर्स हैं उनको उनकी इनकम मिल गई, ठीक है। ये वही फैक्टर्स हैं जो हाउस होल्ड से निकल के आते हैं, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब हाउस होल्ड से आने वाले ही फैक्टर्स हैं चारों के चारों। इनको रेम्यूनरेशन मिल गया, उसके बाद में क्या होगा, थर्ड आपका फेज होता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन फेज में क्या है कि अब जो इनकम मिल गई है इन फैक्टर्स को वो अपने डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज का मतलब क्या हुआ, खर्च करेंगे, ठीक है। खर्च वैसे नहीं कर देंगे, कुछ कंज्यूम करेंगे, मार्केट से कुछ जाके परचेज करेंगे। अभी जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है ये एक टाइम पर जो ये प्रोड्यूसर रहे होंगे दूसरे टाइम पर वही कंज्यूमर बन जाते हैं। तो जब इन्होंने अपने फैक्टर्स को उनका रेम्यूनरेशन दे दिया तो यही फैक्टर्स जब हाउस होल्ड पर आते हैं तो इनका कंजप्शन होता है। ये कंजप्शन करने के लिए मार्केट में जाएंगे, मार्केट से कुछ परचेज करेंगे, जब परचेज करेंगे तो उस परचेजिंग के लिए उनको कुछ रुपए देना पड़ेगा, तो वो रुपए उन्होंने क्या किया, डिस्पोज ऑफ किया, रुपए खर्च किया। तो यहाँ पर मैं डिस्पोजिशन को यहाँ पर लिखा है ना कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो भी लिख सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो वो सारा रुपया खर्च हो गया। अब जो प्रोडक्शन के दौरान जो इनकम मिली थी वो यहाँ पर खर्च करके वापस इनकम कहाँ पर पहुंच गई, इसी के पास पहुंच गई। तो ये साइकिल कैसा चला, ये जनरेशन प्रोसेस है, जनरेशन प्रोसेस से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पर आया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस से ये कहाँ गया, डिस्पोजिशन प्रोसेस पर चला गया, और वापस ये कहाँ गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जैसे इसने किया तो वापस उस प्रोड्यूसर के पास ये इनकम दोबारा पहुंच गई। तो यही काम हमेशा इकोनॉमी में होता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और दूसरी चीज यहाँ पर ये कि हम यहाँ पर सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ना ही हम फॉरेन ट्रेड को यहाँ मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं
कि सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है जिसमें फर्म और एक हाउस होल्ड काम करता है, ना ही गवर्नमेंट का कोई इंटरप्शन है। मतलब ये ना ही गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स लेती है, कोई प्रोड्यूसर से कोई टैक्स लेती है, ना ही कोई कंज्यूमर से टैक्स लिया जाता है, ना ही गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है अपना। दूसरी चीज, ना ही हम यहाँ पर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। तो 2 और 3 सेक्टर मॉडल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल काम कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या पढ़ रहे हैं कि इनकम जो जनरेट होती है जनरेशन प्रोसेस से फिर डिस्ट्रीब्यूशन के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस जो फैक्टर्स हैं वो अपनी इनकम को डिस्पोज कर देते हैं और डिस्पोज करके वही इनकम दोबारा कहाँ पहुंच जाती है, उस प्रोड्यूसर के पास में पहुंच जाती है। इसलिए ये पूरी प्रोसेस कहलाती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब एक बार इसको वापस समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा अच्छे से, फ्लो चार्ट के थ्रू। फर्म और हाउस होल्ड 2 ही सेक्टर्स हमारे पास में, हम 2 मॉडल सेक्टर की यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल की यहाँ बात कर रहे हैं। अब फर्म जो है और हाउस होल्ड 2 है। हाउस होल्ड में ही वो चारों फैक्टर मौजूद होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यहीं से एक एंटरप्रेन्योर जाएगा जो अपनी फर्म को स्टैब्लिश कर देगा। ठीक है, उसने अपनी फर्म को स्टैब्लिश किया तो यहाँ पर एक फैक्टर पहुंच गया। अब ये अकेला फैक्टर तो काम नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योर को क्या आइडिया था कि उसने अपने आइडिया को जनरेट करके कोई फर्म स्टार्ट करी, ठीक है, लेकिन उसको काम करने के लिए वहां पर, और उसे यहाँ पर लैंड भी मिल गई। वो भी लैंड उसने अपने हाउस होल्ड से, अपने किसी घर वाले से, अपने किसी रिश्तेदार से उसने लैंड ली, ठीक है, जिसके लिए उसे रेंट देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट चाहिए यहाँ पर, इसलिए वो काम करने के लिए गया है। कोई भी बंदा प्रोडक्शन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी होता है और उसका इंटरेस्ट उसको इनकम भी जनरेट करके दे, ऐसा मान के चलता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है। उसके बाद में चाहिए उसको कैपिटल। अब यहाँ पर मशीनरी कुछ चाहिए उसे, या फिर कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, फिक्स कैपिटल, रॉ मटेरियल कुछ तो चाहिए होगा उसको, तो कैपिटल यहाँ से लिया जाएगा। और तीसरी चीज कैपिटल के बाद में क्या हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अब लेबर यहाँ पर मिल गई और कैपिटल यहाँ पर मिल गया, एंटरप्रेन्योर मौजूद है और फर्म जहाँ पर खुली है वो लैंड है यहाँ पर। तो चारों फैक्टर यहाँ पर मिल गए। तो ये चारों फैक्टर जब आपके जाएंगे फर्म में, ठीक है, तो ये फैक्टर्स गए ना, यहाँ पर किसी भी तरीके का क्या हो रहा है, कोई मनी की कोई बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पर फैक्टर्स जा रहे हैं फर्म में काम करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विस। तो यह हाउस होल्ड से जो फैक्टर्स जाएंगे फर्म में काम करने के लिए वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। और दूसरी चीज, अब इस इनके बदले जो आपका फर्म होगी, अब फैक्टर्स ने जो यहाँ काम किया है वो काम फ्री में तो करेंगे नहीं, और फैक्टर को उसके बदले में अपना रेम्यूनरेशन चाहिए, काम करने का मेहनताना जिसे बोलते हैं वो चाहिए। तो उसके बदले फर्म इनको क्या देगा? फर्म इनको फैक्टर पेमेंट करेगा। फर्म क्या करेगा? फर्म करेगा फैक्टर पेमेंट। इन फैक्टर्स को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अब फैक्टर को पेमेंट हो गई, अब ये फैक्टर अपनी इनकम को घर पर लेकर आया, अब वो क्या करेगा? इस इनकम से जो भी फर्म में प्रोडक्शन हुआ है, अब वो उनको परचेज भी तो करेगा। ये प्रोडक्शन अल्टीमेटली वही आपका प्रोड्यूसर है, वही हाउस होल्ड है। तो एक टाइम पर उसने प्रोडक्शन कर दिया, अब जो घर लौट कर आया तब वो एक कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर को चाहिए कोई चीज कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम को कहाँ जाकर करेगा? वो वापस फर्म के पास में जाएगा और फर्म से डिमांड करेगा कुछ चीजों की, और उसकी डिमांड जो होगी वो कब फुलफिल होगी? जब ये यहाँ पर इसको पैसे देगा। तो क्या हुआ कि हाउस होल्ड गया यहाँ पर फर्म के पास में, ठीक है, और इसने क्या मांगा यहाँ से? गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को यहां से इसने दिया, फर्म से दिया, यहाँ पर एरो लगाती हूं, ठीक है। फर्म से हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया है। अब इसके बदले में जो आपका हाउस होल्ड होगा वो क्या करेगा? वो इसके बदले में एक्सपेंडिचर करेगा। और किसके बदले में एक्सपेंडिचर किया है? कंजप्शन के बदले, इसलिए इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया ये हमारा। तो यहाँ पर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब चीज को खरीदने के बदले उसने क्या दिया? यहाँ पर पैसा दिया ना। तो यहाँ पर बात मनी की हो रही है कि उसने रुपए दिए, और कहाँ बात? यहाँ उसने पेमेंट किया, यहाँ पर भी बात मनी की हो रही है, दोनों जगह मनी की बात हो रही है। तो जहां पर हम सॉलिडली मनी की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है? मॉनेटरी फ्लो हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस हाउस होल्ड ने
जो गुड्स और सर्विसेज फर्म से परचेज करी है, फर्म से ली है, वो गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है ना, सोप हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, तो वो क्या है, वो फिजिकल गुड्स है। और उसके बदले में उसने क्या दिया है, फर्म को पैसे दिए हैं, जिसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जा रहा है। तो जहां पर मैं बात कर रही हूँ मनी की, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया ना मनी की फॉर्म में, फैक्टर को पेमेंट किया ना मनी की फॉर्म में, तो इसे क्या कहा जाएगा, इन दोनों फॉर्म को क्या कहा जाएगा, मनी फ्लो। क्योंकि आपको सॉलिडली नजर आ रहा है कि मनी का फ्लो यहां पर हो रहा है, ये भी मनी फ्लो है। और जो आपको फिजिकल गुड्स नजर आते हैं, फिजिकल सर्विस नजर आती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाली, जैसे फैक्टर की सर्विस जाना, ये क्या हुआ हमारा, ये रियल फ्लो हुआ। उसी तरीके से गुड्स और सर्विसेज जो हाउस होल्ड ले रहे हैं, ये भी क्या हुआ, ये रियल फ्लो हुआ। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोल देते हैं, ठीक है, फिजिकल फ्लो। और फैक्टर पेमेंट जो मनी फ्लो है, इसको नॉमिनल भी बोल देते हैं, नॉमिनल फ्लो, ये भी नॉमिनल फ्लो हुआ, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल फ्लो हुआ। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने दो तरह की बात की, एक तो की हमने रियल फ्लो की, दूसरी की हमने मनी फ्लो की। इतना क्लियर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्शन जो करते हैं वो जिस जगह से शुरू होता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है हाउस होल्ड से लिए जाती है फैक्टर सर्विसेज को, जैसे हमने ये देखा, उसके बदले फर्म उसको पेमेंट करता है, वही पेमेंट हाउस होल्ड खर्च करता है अपने गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो वापस ये वही हाउस होल्ड, वही जो हाउस होल्ड होता है, वही गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उस कंजप्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है, तो ये दोबारा से किसके पास पहुंच जाता है, फर्म के पास ही पहुंच जाता है, कि जहां से जनरेशन हुआ, अल्टीमेटली जो मनी है वो सर्कुलेट होकर वापस उसी जगह पर पहुंच गया। फिर ये फर्दर ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ऐसे करके। लेकिन इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी आती है इसमें, डिफ्लेशन की सिचुएशन भी आती है, तो चीज उसी तरीके से साइमल्टेनियस मैनर में क्या होता है कि अपवर्ड डाउनवर्ड होती रहती है। जैसे ही अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आती है तो लोगों की इनकम कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है तो मार्केट में जाके चीजें भी सस्ती हो जाती हैं, तो वो चीजें आपकी सेम प्रोसेस में चलती जाती है। इन्फ्लेशन आने पर चीजें महंगी हो जाती हैं, महंगी होने का मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन है तो करेंसी अपनी वैल्यू कम कर देता है, तो जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो हमारी इनकम वहां पर बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो पैसा हमारा वहां एडजस्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली सर्कुलेशन की प्रोसेस सेम उसी मैनर पर चलती है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम जितना रुपए कमाते हैं उतना पूरा खर्च कर देते हैं, कुछ भी सेविंग्स नहीं कर रहे हैं। सेविंग मैटर करती है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सेविंग की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने 3 फेजेस यहाँ देखे थे, हमने इकोनॉमी में 3 फेजेस काम करते हैं, जैसे जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज में हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से हम आगे जाके जो पढ़ेंगे यहाँ पर वैल्यू एडिशन मेथड को पढ़ेंगे। अब प्रोडक्शन की बात में, यानी जो फैक्टर्स काम कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए, उनको उनकी इनकम जब मिल जाती है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन फैक्टर्स में, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं इनकम मेथड की। आपको ध्यान भी होगा यहाँ पर हम वेज रेट सारी बातें करते हैं, तो वो इनकम मेथड होता है। उसके बाद में उस इनकम को लाकर जो हाउस होल्ड खर्च कर देते हैं किसी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो उसका क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ते हैं। तो ये तीनों मेथड तीनों केस के जरिए ही ये आपके निकल कर आते हैं। ये तीनों ही मेथड में जो आंसर आपका निकलेगा वो सेम निकलता है, क्योंकि सर्कुलेशन प्रोसेस अल्टीमेटली जाके वैल्यू से, प्रोडक्शन से जाके इनकम पर, इनकम से एक्सपेंडिचर पर और वापस यहीं पर ही पहुंच जाती है। ऑलराइट।